पता नहीं कहां से आ गए सर और मेरी मां को बचा दिया। आपको जो मदद चाहिए मैं कर दूंगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा के पूछा, पहले मुझे पीर गेट कब्रिस्तान के पास उतार दो, रास्ते में बताता हूं क्या मदद करनी है। Fever Stories। एक अधूरी कहानी। एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। पंद्रह दिसंबर 1987, भोपाल, इंडिया। ठंड कड़ाके की पड़ रही थी। बाहर कोहरे की चादर नहीं, पूरा कंबल था। बेहद घना कोहरा, अपने हाथ ना दिखे इंसान को, इतना घना। और ऐसी भयानक रात में मनीष स्कूटर लेके निकल पड़ा था डॉक्टर ढूंढने। मां को एस्मा का दौरा पड़ा था, दवाई खत्म हो गई थी और इस हाल में सिर्फ डॉक्टर ही कुछ कर सकता था। मनीष को साफ साफ दिख तो नहीं रहा था, बस अंदाजे से स्कूटर दौड़ाया जा रहा था। डॉक्टर साहब के घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पे ताला था। ये तो कयामत हो गई। अब क्या करें, कहां जाएं? मां इसी हाल में रही तो अगले 2 घंटे भी शायद बचेगी नहीं। उसने स्कूटर वापस घर की ओर दौड़ाया और बिल्कुल हवा जैसी तेजी से चलाने लगा। दिखाई कुछ दे नहीं रहा था, सिवाय रह रहकर एक लाइट की, जैसे सड़क के किनारे कोई टॉर्च दिखा रहा हो। स्ट्रीट लाइट जितनी थी उन्हीं के अंदाजे से मनीष स्कूटर चलाए जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका बदहवासपन उतरा तो उसने ठंडे दिमाग से सोचा। स्कूटर रोका और फिर देखा थोड़ी ही आगे अगर और चला जाता तो डिवाइडर से लड़ जाता। उसने दाएं बाएं देखा तो पाया वो तो घर से बहुत दूर था। डॉक्टर साहब का घर उल्टी दिशा में था और इस ओर इतनी दूर हाईवे पे इतनी जल्दी पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। वो सोच ही रहा था कि पता नहीं कितनी ही तेज स्कूटर चलाया होगा उसने और कितनी ही अच्छी किस्मत थी उसकी आज कि वो बच गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई साहब, कब से टॉर्च की रोशनी बार बार दिखा के आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, आप तो रुक ही नहीं रहे, जरा मदद कर पाएंगे? मनीष ने उस आदमी को देखा। सूट बूट पहना आदमी, हाथ में ब्रीफ केस था और गले में स्टेथोस्कोप था। ये तो कोई डॉक्टर है। किस्मत आज वाकई जबरदस्त थी मनीष की। तुरंत बोला, सर मैं आपकी हर मदद कर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरी मां बचेगी नहीं। मैं डॉक्टर साहब को लेने ही गया था उनके घर, लेकिन वो है नहीं। मेरी मां को एस्मा का बहुत बुरा दौरा पड़ा है, दवाई भी खत्म हो गई और इतनी रात को सारी दुकानें बंद हैं। आप मेरे साथ घर चलिए, फिर मैं आपकी मदद कर दूंगा। डॉक्टर हंसा और बोला, अरे मैं डॉक्टर हूं, चलिए चलिए, आपकी जरूरत मेरी जरूरत से कहीं बड़ी है, चलिए। डॉक्टर के ऐसा कहते ही जैसे कोई जादू हो गया। कोहरा छंट चुका था, ठंड कम लग रही थी और मनीष का स्कूटर पुष्पक विमान की तरह मन की गति से दौड़ पड़ा और सीधे घर पहुंच के ही रुका। उसकी मां को डॉक्टर ने देखा, एक इंजेक्शन दिया और कुछ ही पल में आराम तो मिला ही, वो सो भी गई। अब मनीष हाथ जोड़ के डॉक्टर से बोला, आप पता नहीं कहां से आ गए सर और मेरी मां को बचा दिया। आपको जो मदद चाहिए मैं कर दूंगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा के पूछा, पहले मुझे पीर गेट कब्रिस्तान के पास उतार दो, रास्ते में बताता हूं क्या मदद करनी है। बाहर फिर से कोहरा आ रखा था। मनीष ने फिर से उन्हें स्कूटर पे बिठाया और स्कूटर चल पड़ी कोहरे में। मनीष ने स्कूटर चलाते हुए ही पूछा, अरे सर, मदद की क्या बात कर रहे थे आप, बताइए तो सही। डॉक्टर ने जवाब दिया, रहने दो, नहीं कर पाओगे। मनीष को बात बुरी लग गई कि एक तो एहसान मान रहा हूं और ये नखरे दिखा रहा है। थोड़ा खिसिया के बोला, अरे सर, मैं स्कूटर पे चलता हूं तो क्या, पहुंच मेरी बहुत अच्छी खासी है, आप बताइए तो सही, मैं कुछ भी मदद कर दूंगा आपकी।
डॉक्टर ने रियर व्यू में से मनीष की आंखों में आंखें डाल के पूछा, पक्का ना? मुकर तो नहीं जाओगे अपनी बात से? मनीष भी पूरे दिल से बोला, मां की कसम सर, आप जो कहोगे मदद करूंगा। मेरी मां की जान बचाई है आपने। डॉक्टर ने जवाब में मांग ही लिया। ठीक है, तो तुम्हारी अलमारी के ऊपर दीवार में बने हुए उस लॉकर में जो एक नीली फाइल है, वो जाके दिल्ली में चल रही यूनियन कार्बाइड की इंक्वायरी में दे दो। मनीष ये सुन के हक्का बक्का रह गया। उस लॉकर के बारे में मनीष के अलावा कोई नहीं जानता था, और ना ही उस फाइल के बारे में। मनीष की आंखों में अब करुणा और दया कम, शैतानियत ज्यादा दिख रही थी। कब्रिस्तान पहुंच ही चुके थे वो लोग। स्कूटर वहीं रोक के बोला, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? डॉक्टर ने टाई की नॉट ढीली की, ब्रीफ के स्कूटर पे रखा और फिर बोला, मैं कौन हूं से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि तुम कौन हो, इंसान या शैतान। पैसा तो इतना कमा लिया है तुमने, लेकिन क्या सही तरीके से एक भी पैसा कमाया है? 3 साल पहले गैस ट्रेजेडी वाली रात को भी तुम्हारी मां का यही हाल था, लेकिन अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके तुमने उन्हें भी बचा लिया, खुद भी बच गए। लेकिन वहीं पास में खड़ी एक बच्ची थी। उस छोटी सी बच्ची की मदद कर सकते थे तुम, लेकिन तुमने की नहीं। ऊपर से वहां अस्पताल में मची हुई भगदड़ में भीड़ ने उसे कुचल दिया। और यह सब हुआ उस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री की वजह से। तुम तो वैसे भी अपनी मां के अलावा किसी और की मदद करने से रहे, लेकिन सबूत तुमने जो इकट्ठा किए हैं वो हजारों लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। मैंने तुम्हारी मां को बचाया, तुम बदले में इतना कर दो। वो बच्ची मेरी ही बेटी थी। भीड़ और भगदड़ में मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाया। मनीष उसकी तो कोई मदद नहीं ही करने वाला था। उसकी पहुंच, उसका पैसा, सब कुछ उसी फाइल के नाम पे ब्लैकमेलिंग के पैसे से आता था उसके पास, और उसी को त्याग देना मनीष के लिए बेवकूफी होती। वो कुछ सोचने का नाटक करते हुए अपना हाथ अपनी कमर के पीछे तक ले गया और एक झटके से पिस्तौल निकाल के डॉक्टर पे तान के बोला, तुम्हारी सारी इंसाफ की फिल्मी बातें ठीक है डॉक्टर, लेकिन ये बताओ उस फाइल और उस लॉकर के बारे में तुम जानते कैसे हो? बताओ, वरना कब्रिस्तान के सामने ही खड़े हैं, यहीं दफन करके निकल जाऊंगा। डॉक्टर ने पिस्तौल को किसी खिलौने की तरह और मनीष को बच्चे की तरह से देखा और फिर मुस्कुरा के बोला, कहां दफन करोगे? उधर वो आम के पेड़ के पास दफनाना, ठीक है? वो नीम के पास नहीं, वहां ना थॉमस की कब्र है। वो दिन रात कुछ नहीं देखता, हमेशा रोता रहता है, मेरा मर्डर क्यों किया, मेरा मर्डर क्यों किया, मेरा मर्डर क्यों किया। और मैं और मेरी बेटी, हम दोनों की कब्र उसी के पास में है। मनीष को और तेज गुस्सा आ गया ये सारी बातें सुन के। वो हंसा भी नहीं ऐसे मजाक पे, बस दाएं दाएं 2 गोलियां दाग दी डॉक्टर पे। लेकिन डॉक्टर वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। गोलियां कहां गई पता नहीं। फिर से अचानक जैसे जादू सा हुआ, कोहरा छटने लगा और उसी छटते हुए कोहरे में से एक ट्रक आया और मनीष और उसकी स्कूटर को उड़ा के चला गया। एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।